धान की फसल में जिंक का उपयोग कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना चाहिए। अगर आपने धान में जिंक का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो कई बार महंगी खाद डालने के बावजूद भी फसल में मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। कले कम निकलते हैं, पौधों की बढ़वार है वो काफ़ी हद तक धीमी हो जाती है और पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि धान में जिंक का क्या काम होता है, बाज़ार में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के जिंक से धान की कौन सा बेहतर माना जाता है, धान के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, इसे कब डालना चाहिए और किस खाद के साथ मिलाकर देना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए और ह्यूमिक एसिड के साथ इसका उपयोग करने से क्या फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर असर डाल सकती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। दोस्तों, अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी, आसान तरीका से खेती, भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो अभी चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार केवल यूरिया, DAP और पोटास पर निर्भर नहीं करती है। सूक्ष्म पोषक तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों, और उसमें सबसे जरूरी तत्वों में से एक होता है जिंक। जिंक पौधे के अंदर कई महत्वपूर्ण एंजाइमों और हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। यह पौधे की कई कोशिकाओं के विकास, जड़ों की बढ़वार और नए कल्ले बनाने में काफ़ी हद तक ये मदद भी करता है। अब धान के पौधे को पर्याप्त मात्रा में जिंक मिलता है तो उसकी बढ़वार संतुलित रहती है, जड़ें काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती है और पौधा पोषक तत्वों को बेहतर तरीक़ा से ग्रहण भी कर पाता है। लेकिन अगर खेत में जिंक की कमी है तो सबसे पहले इसका असर पत्तियों पर दिखाई देता है। धान में जिंक की कमी के कारण खैरा रोग जैसे लक्षण देखने को मिल पाता है। पत्ती पर कत्थई या भूरे रंग का धब्बा बना हुआ रहता है, जो काले रंग का भी होता है, काले पट्टी के रूप में भी होता है, गोल गोल धब्बा भी होता है और कई पत्तियां छोटा ही रह जाता है। पौधे की बढ़वार काफ़ी हद तक रुक भी जाती है और कल्लों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यदि समय पर इसकी पूर्ति नहीं की गई तो उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब बात करें बाज़ार में हमें कौन कौन से जिंक उपलब्ध है, और सामान्य रूप से जो जिंक सल्फेट 21% है, जिंक सल्फेट 33% है और चिलेटेड जिंक बाज़ार में जो मिलता है उसमें हमें कौन सा जिंक को चुनाव करना है। तो धान की फसल में अधिकांश किसान और कृषि विशेषज्ञ जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करने की सलाह देते हैं और वे पसंद भी करते हैं, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है और इसके साथ सल्फर भी मिला हुआ रहता है, जो पौधे की वृद्धि में काफ़ी हद तक मदद करता है। हालांकि यदि क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में कोई दूसरा जिंक उपलब्ध है या आपके जो कृषि वैज्ञानिक है या जो ब्लॉक है, ATM BTM जो रहते हैं, ब्लॉक के जो पदाधिकारी जो कृषि विभाग से संबंधित है, वे अगर कोई और जिंक का सलाह देते हैं तो उसी के अनुसार आपको उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर खाद का हमें चयन करना चाहिए। ये नहीं कि हम बता दिए जिंक कमी है तो जिंक डाल दिए, सल्फर कमी है तो सल्फर डाल दिए, ऐसे नहीं करना है। हमेशा आपको अपना खेत में जब भी कोई खाद डाले तो पहले अपना जो खेत है उसका सही तरीका से मिट्टी जाँच करा ले। हर ब्लॉक में दोस्तों, हर पंचायत में, ब्लॉक में ये काफ़ी हद तक निःशुल्क रहता है। हाँ, काफ़ी हद तक निःशुल्क रहता है और आपको सर्टिफिकेट एक पेपर के रूप में मिलता है जो उसमें लिखा रहता है कौन सी खाद की क्या कमी है आपका खेत में। आप चाहे तो अपना जितना भी खाद खेत है उसका मिट्टी को आप लेकर आए और परीक्षण करा लें। सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, बहुत से किसान क्या करते हैं कि जिंक और DAP को एक साथ मिला करके खेत में दे देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिंक सल्फेट और DAP को एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिंक की जो उपलब्धता है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि दोनों का प्रयोग अलग अलग समय पर करें। अगर हमें जिंक डाल रहे हैं तो 10 से 12 दिन के बाद आप उसमें DAP डाल सकते हैं, या DAP आपने डाल दिया तो जिंक आप 10 से 12 दिन में, 15 दिन में आप डाल सकते हैं। इनके बीच कुछ दिनों का आपको गैप या अंतर को रखना है, जिससे दोनों खाद का पूरा लाभ पौधा आराम से निकाल पाए।
अगर धान की पहली टॉप ड्रेसिंग में आप यूरिया देने जा रहे हैं तो उसी समय जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ अच्छी तरह मिला करके खेत में आप डाल सकते हैं। यूरिया के साथ जिंक देने से दोस्तों पौधे को नाइट्रोजन और जिंक दोनों एक साथ मिलते हैं, जिससे पौधा का जो शुरुआती जो बढ़वार है वो काफ़ी हद तक अधिक होती है और कल्ले निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है। कई किसान यूरिया और जिंक को एक साथ ह्यूमिक एसिड भी मिलाते हैं, यानी यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड तीनों को एक साथ मिलाते हैं। तो देखिए, ह्यूमिक एसिड स्वयं कोई मुख्य खाद नहीं है दोस्तों, लेकिन यह मिट्टी की संरचना सुधारने, जड़ों के विकास को बढ़ाने और पौधों का जो पोषक तत्व है उसको अवशेषण में सहायता करती है, यानी उसका जो खींचने का जो कैपेसिटी है, खाद को पौधा कितना खींच पाता है, इसमें सहायता करती है। यदि आप अच्छी गुणवत्ता वाला ह्यूमिक एसिड उपयोग करना चाह रहे हैं और उसकी अनुशासित मात्रा का पालन करते हैं, यानी दिए गए मात्रा का पालन करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड क्या है कि जिंक आप और अन्य पोषक तत्व जो पौधा है उसको प्रभावी तरीक़ा से खींच पाता है। बाज़ार में अलग अलग तरह के कंपनी के ह्यूमिक एसिड की मात्रा अलग होती है, इसलिए हमेशा उसकी लेबल पर लिखी हुई मात्रा के अनुसार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें दोस्तों सही समय की, यानी कि धान रोपाई के लगभग कितने दिन बाद हमें इन सब खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, धान की रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद जिंक देने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसी समय पौधा तेज़ी से बढ़ता है और नए नए कल्ले निकलना शुरू हो जाता है। यदि इस समय पौधे को पर्याप्त पोषण मिल जाए तो आगे चलकर फसल की जो नींव है वो काफ़ी हद तक मजबूत बनती है। यदि खेत में पहले से जिंक की कमी दिखाई दे रही है तो आप पहले हम बताएं कि मिट्टी का आप जांच करा लें, उसके बाद आप अपना जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह ले सकते हैं। इसका उपयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों अगर आप मिट्टी का जांच करा लेते हैं तो। यदि सामान्य सिफारिश की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया के साथ आपको 5 से 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग करना है। यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी अनुशासित मात्रा मिलाकर आपको प्रयोग करना है, लेकिन मात्रा का अंतिम निर्णय अपनी मिट्टी जांच, फसल की स्थिति, स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह और अन्य जो अनुभवी किसान हैं उनकी सलाह के अनुसार ही आप करें। या आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप जिंक और यूरिया खेत में डालते हैं तब खेत में बहुत अधिक पानी नहीं रहना चाहिए। यानी खेत में जब आप कोई भी खाद डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, जो भी खाद आप डाल रहे हैं, पानी का मात्रा को आपको कम कर लेना है। खेत में यदि हल्की नमी या लगभग आधी से 1 इंच पानी रहता है तो ये काफ़ी हद तक बेहतर भी रहता है। इससे खाद सीधे मिट्टी तक पहुंचता है और जड़ों द्वारा आसानी से ग्रहण भी किया जा सकता है। खाद डालने के लगभग 24 से 48 घंटा बाद आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 इंच पानी भर सकते हैं और इससे पोषक तत्वों का उपयोग बेहतर तरीक़ा से होता है और आपका नुकसान काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। किसान भाइयों, केवल जिंक डाल देने से ही चमत्कार नहीं होता है। अच्छी पैदावार के लिए संतुलित खाद प्रबंधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और कीट प्रबंधन तथा सही किस्म का चुनाव भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी काम सही समय पर आप कर लेते हैं दोस्तों, तब धान की फसल आपकी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन देती है। अगर आपने आज तक बताई हुई या हमारी बताई हुई ये वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली, जानकारी के अनुसार सही समय पर जिंक का उपयोग किया, खेत का सही प्रबंधन किया और संतुलित पोषण दिया तो आपकी फसल मजबूत बनेगी, जड़ों का विकास बेहतर रहेगा, कलों की संख्या में सुधार देखने को मिलेगी और अच्छी पैदावार प्राप्त करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी धान की खेती से अधिक उत्पादन मिल सके। आपने अभी तक ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आप कमेंट में ये भी बताइए दोस्तों कि आप हमारा वीडियो कौन सा जिला, कौन सा राज्य से देखते हैं। हम तो दोस्तों झारखंड से हैं, तो झारखंड के गुमला जिला से हमारा ये वीडियो रहता है। तो आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन सा जिला से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और धान की खेती से जुड़ी आपका कोई और भी सवाल है
तो वो सवाल भी आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। या कोई भी सब्जी से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, अगस्त में कौन सी सब्जी लगाए, नवंबर में कौन सी सब्जी लगाए, यानी हमारा जो चैनल है दोस्तों ये खेती से जुड़ी जानकारी लेकर आता है। खेती से जुड़ी हर एक प्रकार की रोग, बीमारी, खाद, दवा, बीज, सभी प्रकार की जानकारी लेकर आता है हमारा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो से जुड़े रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए हमारा चैनल को। और दोस्तों एक ज़रूरी बात है दोस्तों कि जो भी आप चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कोई भी सब्जी के फसल के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम उसके आधार पर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो में एक नई आसान और वैज्ञानिक खेती की एकदम आसान तरीका से जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।